नमस्कार। आज हम आपको यमय सेकेंड सेमेस्टर में लोनजाइनस के काव्य सिद्धांत को पढ़ाएंगे। सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि लोनजाइनस का समय कब है। अब समय के विषय में जो विद्वान हैं उनमें आपस में मतभेद है। कई विद्वान इनका समय ईसा की प्रथम शताब्दी बताते हैं और कई विद्वान इनका समय ईसा की तृतीय शताब्दी बताते हैं। तो आपको ये समझना होगा कि इनके विषय में विद्वानों में परस्पर मतभेद रहा है। जितने भी विद्वान हैं वो अपने अपने अनुसार तर्क देकर इनके समय को निर्धारित करते हैं कि आखिरकार इनका समय कब है। किंतु यदि हमसे परीक्षा में पूछा जाता है तो हम कहेंगे कि इनका विद्वान ईसा की प्रथम शताब्दी से तृतीय शताब्दी के मध्य माना जाता है। इनके जन्म स्थान, जन्म समय और इनके माता पिता के संदर्भ में कोई भी विशिष्ट जानकारी नहीं प्राप्त होती है। इनके बारे में हमें जानकारी इनके जन्म के लगभग 1500 वर्षों बाद 1500 वर्षों बाद सन 1554 ईस्वी में पता चलती है, जब एक रोवरटेल्लो नाम का इतालवी विद्वान है। रोवरटेल्लो नाम का इटली का एक विद्वान है जिसने इनकी पुस्तक को पेरिहुप्सुस नाम से प्रकाशित कराया और इस ग्रंथ का केवल 2/3 भाग ही वर्तमान में उपलब्ध हो सका है। तो जिस कारण से कि इनके जन्म के विषय में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है। लोनजाइनस का यदि यूनानी नाम हम जानना चाहें तो लोंगिनुस भी इन्हें कहा जाता है। लोंगिनुस भी इन्हें कई काव्य विचारक कहते हैं। अब देखिए इनके काव्य के विषय में अगर देखा जाए तो पेरिहुप्सुस इनका ग्रंथ है। अब चलिए हम इनके ग्रंथ की चर्चा करते हैं कि इनका ग्रंथ कौन सा है। ग्रंथ जैसा कि आपको बताया गया कि पेरिहुप्सुस ग्रंथ का क्या नाम है, पेरिहुप्सुस। अगर हम इसका अंग्रेजी में अर्थ निकालें तो ऑन दिस सबलाइम होगा इसका अर्थ। और इसे आप हिंदी में उदात्त तत्व, इस पुस्तक का नाम हो सकता है उदात्त तत्व। ठीक है छात्रों, तो इनकी पुस्तक को उदात्त तत्व कह सकते हैं हिंदी में आप। इस ग्रंथ का मूल जो ढांचा है वो मूल ढांचा पत्र के रूप में है, पत्र साहित्य के रूप में है, जिसमें भाषण देने की कला का ज्ञान कराया गया है। अब भाषण देने की कला का ज्ञान इन्होंने किसको कराया था? इनका एक मित्र था पोस्तोम्यूस टोरोंतो नुआस। इनका एक मित्र था पोस्तोम्यूस टोरोंती नुआस, जिसने इस पुस्तक इनका यानी लोनजाइनस का मित्र है पोस्तोम्यूस टोरोंती नुआस, इस मित्र को ये पत्र लिखकर भाषण देने की कला का ज्ञान करा रहे थे
और उन्हीं पत्रों को संकलित करके इन्होंने अपने ग्रंथ को भी लिखा है। यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया एक ग्रंथ है और इसे आप भाषण ग्रंथ भी कह सकते हैं। किंतु यह केवल भाषण ग्रंथ ही नहीं है, यह काव्य शास्त्रियों के लिए भी चर्चा का केंद्र रहा है, चर्चा का विषय रहा है। और इस पेरिहुप्सुस का अनुवाद, अंग्रेजी में अनुवाद जॉन हॉल ने 1562 ईस्वी में 1562 ईस्वी में ऑफ द हाइट ऑफ इक्विलेंस नाम से की है। ऑफ द हाइट ऑफ इक्विलेंस के नाम से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया है एक अंग्रेजी विचारक है जॉन हॉल ने। तब से यह पुस्तक सबसे ज़्यादा चर्चित रही है और काव्य शास्त्र के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक के रूप में लगातार प्रकाशित हुई है। तब से काव्य शास्त्रियों का ध्यान इस विचार की तरफ गया है और इस पुस्तक का जो मूल सिद्धांत है, जिसे आप लोंजाइनस का सिद्धांत कहते हैं, वह है उदात्त सिद्धांत। ठीक है, जो अंग्रेजी में अनुदित होने के बाद प्रकाशित हुआ। तो पेरिहुप्सुस की महत्ता को आप इसी से पता कर सकते हैं कि जब इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ तो प्रायः सभी विचारकों ने सबसे ज़्यादा शोध प्रपत्र यदि किसी भी आदिकालीन पाश्चात्य विचारक पर प्रकाशित किया तो वो थे लोंजाइनस के पेरिहुप्सुस ग्रंथ पर सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर प्रकाशित किए गए 1500 से 1700 ईस्वी तक। तो लोंजाइनस की महत्ता आप इसी से समझ सकते हैं। अब इनका जो उदात्त सिद्धांत है, उदात्त सिद्धांत का मैं आपको परिचय बताऊंगा कि उदात्त सिद्धांत का परिचय क्या है। जिस तरह से हिंदी साहित्य में आपने देखा था कि हिंदी साहित्य के काव्यशास्त्री हुए हैं, काव्यशास्त्र के सिद्धांत, काव्य के मूल तत्व, काव्य प्रयोजन, काव्य लक्षण, काव्य का हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष और काव्य के विविध अंगों की और उनके सिद्धांतों की चर्चा की है। उसी प्रकार से पाश्चात्य समीक्षकों ने भी काव्य शास्त्र के विषय में अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। जैसे उदाहरण के रूप में प्लेटो का अनुकरण सिद्धांत, अरस्तु का अनुकरण त्रासदी और विरेचन सिद्धांत, ठीक उसी तरह लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत है। लोंजाइनस ने भी एक सिद्धांत दिया है जिसका नाम उदात्त सिद्धांत है। अब यह उदात्त सिद्धांत कैसा है? यह हिंदी काव्यशास्त्र साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ कहा जा सकता है। थोड़ा माफ करिएगा, यह पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र का प्राचीन सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कहा जा सकता है कि जिनमें एक काव्य साहित्य की सीमा से हटकर अभी तक जो विचारक आए थे वो कहीं न कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे प्लेटो कहीं न कहीं सिकंदर से प्रभावित होकर लिखा, अरस्तु अपने गुरु प्लेटो से प्रभावित होकर लिखने वाला विचारक था। फिर इसके बाद जब आप देखते हैं तो जब ये लोंजाइनस आते हैं तो लोंजाइनस का उदात्त सिद्धांत उससे कहीं न कहीं भिन्न है, उन सिद्धांतों से भिन्न है। उदात्तता क्या होती है कि कोई भी जो कृति है
बिना अपनी विशिष्टता के श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। अर्थात जो विशिष्टता है वही उदात्तता की श्रेणी में आती है, उसे ही आप उदात्त कह सकते हैं। उदात्त सिद्धांत का मूल आधार क्या है, उसकी चर्चा मैं आपसे करूं कि उससे पूर्व मैं आपसे बताता हूं कि जिसमें रचयिता का गहन चिंतन मनन विशेष रूप से प्रकट हुआ है वही उदात्त सिद्धांत है। अब उदात्तता का स्वरूप, उदात्त सिद्धांत का स्वरूप, उदात्त सिद्धांत का स्वरूप वह है कि लोंजाइनस ने उदात्तता की ऐसी परिभाषा प्रस्तुत की है जिससे प्रतीत होता है कि तत्कालीन समय में यानी ईसा की प्रथम से तृतीय शताब्दी के मध्य उदात्त शब्द को इतना सरल बना दिया गया था कि वो केवल 2 ही लाइन में अपनी संपूर्ण बात को समाहित कर देते हैं। वो लिखते हैं कि sublimity is a certain destination and excellence एक्सप्रेशन अर्थात अभिव्यक्ति की विशिष्टता और उत्कर्ष ही उदात्त है। यानी अभिव्यक्ति जितनी विशिष्ट होगी और उत्कर्ष उसी तरह का होना चाहिए तब उदात्तता आएगी। जैसे यदि आप बोल रहे हैं, यदि तेज बोलेंगे तो सही है, अगर धीमा भी बोलेंगे फिर भी सही है। यानी जिस तरह की प्रवृत्ति आपके अंदर हो उसी तरह की बातों का समावेश आपको करना चाहिए। अब देखिए छात्रों, यहाँ पर ये बता रहे हैं लोंजाइनस कि अभिव्यक्ति का माध्यम जितना ही चित्त को आकर्षित करने वाला होगा रचना उतनी ही श्रेष्ठ होगी। यदि चित्त को आकर्षित करने की शक्ति काव्य में नहीं विद्यमान है तो कृति श्रेष्ठ नहीं कही जा सकती है। कृति में सर्वांगीणता नहीं आ पाएगी, कृति सर्वकालिक और सर्वदेशिक नहीं हो सकेगी। वह एक विशिष्ट काल और एक विशिष्ट देश की सीमा में ही बंधकर रह जाएगी। उदात्तता का अर्थ ही होता है छात्रों की ऊंचाई पर ले जाना। अर्थात पाठक को जो सर्जक है या कवि है जिस अपनी उस मनोवृत्ति के माध्यम से जो समाज के लिए कल्याणकारी हो उसे जब वह उत्कृष्ट ढंग से प्रस्तुत करता है तो उस बात को जब पढ़कर पाठक स्वयं को महान बनने की ओर अग्रसर होने लगे
तो वो सिद्धांत जो होगा वो उदात्त सिद्धांत कहा जाएगा। यह वह गुण है, उदात्तता वह गुण है जो क्षुद्र अर्थात छोटी मानसिकता वाले, सूक्ष्म मानसिकता वाले व्यक्तियों के चित्त को परिवर्तित करके उन्हें सद प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करती है। इस तरह की प्रवृत्ति का समावेश जिस काव्य शास्त्री के सिद्धांत में समाहित होगा, जिस सर्जक के काव्य सिद्धांत में समाहित होगा, या लेखक के काव्यों में, लेखक की रचनाओं में या रचना विधान में समाहित होगा, वह रचना उतनी ही उत्कृष्ट कोटि की होगी और वह रचना उसी तरह से सतत हमेशा प्रासंगिक रहेगी। अगर उदाहरण के रूप में हम भारत की कृतियों का आकलन करें तो जितनी चर्चित पंचतंत्र की कहानियाँ आदिकालीन समय में विष्णु शर्मा के समय में रही थी, उसी तरह की प्रवृत्ति आज भी विद्यमान है। चाहे कछुआ और खरगोश की कथा हो, चाहे बूढ़े व्यापारी की कथा हो, चाहे अन्य कथाएं हों, सब सर्वकालिक और सर्वदेशिक हैं और हमेशा समाज को ऊंचाई पर ले जाने की बात कहती है। वहीं दूसरी तरफ तत्कालीन समय में हजारों रचनाएं पैदा हुई और हजारों रचनाओं की प्रासंगिकता धीरे धीरे कम हो गई या नष्ट हो गई। उदाहरण के रूप में यदि हम टीवी कार्यक्रमों को देखें तो जिस तरह से रामायण की प्रवृत्ति और कला आज भी जीवित है कि जिस तरह से 1980 में उसे दर्शकों का प्यार मिला था, उसी तरह से 2020 में भी मिल रहा है। तो यदि उस काव्य रचना में या उस रचना में जो नई रचनाएं की जा रही हैं, उसमें जब नएपन की प्रवृत्ति विद्यमान होगी तो वो रचना हमेशा सर्वकालिक और सर्वदेशिक होगी। यदि उनमें उदात्तता का गुण नहीं विद्यमान है तो वो सर्वकालिक और सर्वदेशिक रचना नहीं हो सकती है। अगर राजा इसका लोंजाइनस का जो उदात्त सिद्धांत है वह केवल काव्य शास्त्र के क्षेत्र में उपयोगी नहीं है, इसका काव्य, इतिहास, धर्म, दर्शन आदि स्थानों पर इसका विचार अत्यंत ही उपयोगी है, काव्य के क्षेत्र में ही नहीं। अगर हम एक राजा के क्षेत्र में इतिहास में यदि जाएं तो औरंगजेब जैसा शासक एक समय में प्रासंगिक हो सकता है, एक समय में वह लगभग आधे से अधिक भारत पर राज्य कर सकता है, लेकिन सर्वकालिक और सर्वदेशिक उसे उसी तरह की महत्ता नहीं मिली है। आज के समय में औरंगजेब को कोई भी श्रेष्ठ राजा के रूप में नहीं देखना चाहेगा, लेकिन यदि हम उसी स्थान पर यदि तुलना करें तो चंद्रगुप्त मौर्य या समुद्रगुप्त के राज्य की यदि तुलना करें तो उस समय विराट भारत था, संपूर्ण भारत था, अखंड भारत था और उसके मंत्री चाणक्य की चर्चा आज भी उत्कृष्ट कोटि से की जाती है, क्योंकि उनके शासन में उदात्तता का गुण विद्यमान था। उन्होंने किसी भी तरह से उदात्तता की सीमा को लांघने का प्रयास नहीं किया, वो सदाचारी रहे। उन्होंने राज्य के लिए सब कुछ किया, लेकिन कहीं भी आम जनमानस को किसी भी तरह से प्रताड़ित बिल्कुल भी नहीं किया। ये प्रवृत्ति होनी चाहिए, ऐसा लोंजाइनस कहता है। अतः इसका उदात्त सिद्धांत जो है न केवल साहित्यकारों के लिए उपयोगी है, अपितु इतिहासकारों के लिए भी उतना उपयोगी है, धर्म कार्यों के लिए भी उतना उपयोगी है और अन्य दर्शन के क्षेत्र में भी अत्यंत ही उपयोगी है, विज्ञान के क्षेत्र में भी अत्यंत ही उपयोगी है।
यदि वैज्ञानिक भी कोई श्रेष्ठ खोज कर लेता है, जैसे अगर हम गणित के क्षेत्र में देखें तो आर्यभट्ट ने जिस तरह से गणित के सूत्रों का निर्माण किया, उस तरह के सूत्र आज भी उपयोग में लाए जाते हैं। आप श्रीधराचार्य नियम पढ़े हैं तो श्रीधराचार्य आज भी प्रासंगिक है। जगदीश चंद्र बसु ने वृक्षों की धड़कन नापने के अर्थात वृक्षों के हृदय को मापने का जो यंत्र बनाया, वह यंत्र आज भी उपयोगिक है। अर्थात समय और काल नहीं, लगभग 70 से 80 वर्ष पहले ही वर्तमान से बसु, लेकिन आज भी उनकी वह रचना आज भी उतनी ही उपयोगी है। जबकि अन्य कई विद्वानों ने कई खोजें की, जैसे डार्विनवाद और लैमार्कवाद, वंशानुक्रम के संदर्भ में आपने पढ़े हैं विचार, तो ये विचार तत्कालीन समय में उपयोगी रहे थे, लेकिन किंतु आज उतने उपयोगी हैं या नहीं वो हमें देखना होगा, क्योंकि तथ्य जैसे जैसे सामने आते गए वो बातें धीरे धीरे झूठी सिद्ध होती चली गई, ये बात विद्यमान रहती है। अर्थात उदात्तता का गुण विद्यमान हो। यदि आप कोई बात कह रहे हैं, साहित्य में कोई बात लिख रहे हैं, तो उसकी भाषा और उसकी गरिमा उत्कृष्ट कोटि की होनी चाहिए, ऐसा लोंजाइनस कहता है। लोंजाइनस अपने काव्य में प्रस्तुत करता है। फिर इसके बाद उदात्तता का मूल आधार क्या है वो मैं आपके सामने व्यक्त करूंगा। उदात्त सिद्धांत का मूल आधार, उदात्त सिद्धांत का मूल आधार सबसे पहले कवि की प्रतिभा पर निर्भर होती है कि कवि के अंदर कैसी प्रतिभा है। और प्रतिभा कब कैसी होती है? प्रतिभा प्रायः जन्मजात होती है। जिस कुल में व्यक्ति उत्पन्न होता है, यदि शिक्षित कुल में उत्पन्न हुआ व्यक्ति है तो उसकी प्रतिभा श्रेष्ठ होगी एक अशिक्षित परिवार में जन्मे बालक के समान। क्योंकि लोंजाइनस और अन्य शिक्षा शास्त्री ये बताते हैं कि बालक का जब जन्म होता है तो बालक अपनी उम्र का 75% हिस्सा जो बनना है, अर्थात उसकी बुद्धि का 75% विकास 5 वर्ष की उम्र में ही हो जाता है। यानी 5 वर्ष की उम्र में प्रतिभा जितनी बालक में आनी है उसका 2/3 हिस्सा आ चुका होता है। इस तरह की बात लोंजाइनस ने भी कही है, आगे के शिक्षा शास्त्रियों ने भी प्रस्तुत की है। तो जन्मजात प्रतिभा के माध्यम से उदात्तता आती है कि पढ़े लिखे समाज में उत्पन्न हुआ व्यक्ति है तो वह सभ्य होगा, संस्कारी होगा, दूसरों की बातों पर चलने वाला होगा, सही गलत का फैसला करने वाला बालक होगा, वह यह समझने वाला बालक होगा कि क्या हमारे लिए उपयोगी है, क्या हमारे लिए अनुपयोगी है। जबकि वही अगर अशिक्षित समाज में पैदा होने वाला बालक है तो वह 5 वर्ष की उम्र में यदि उसके अंदर प्रतिभा नहीं विद्यमान है तो वह बहुत सारे गुणों का समावेश नहीं कर पाएगा। वह अपने अच्छे बुरे का आकलन अच्छे से नहीं कर सकता है उस तुलना में जिस तुलना में शिक्षित घर में पैदा हुआ बालक कर सकता है। तो ये बताता है उदात्त सिद्धांत का मूल आधार लोंजाइनस ये बताता है कि जन्मजात प्रतिभा सबसे पहली क्या है कि जन्मजात बालक में प्रतिभा होनी चाहिए। अब फिर इसके बाद शिक्षा दीक्षा के माध्यम से
शिक्षा दीक्षा के माध्यम से बालक में उदात्तता की प्रवृत्ति का प्रस्फुटन होना भी एक अलग विशेषता है। अर्थात यदि बालक को अच्छे स्कूल में भेजा गया, अच्छे विद्यालय में यदि बालक पढ़ने जाता है, तो वह अपनी शिक्षा के माध्यम से अच्छी अच्छी बातों को सीखता है। यदि बालक प्रारंभिक समय में अच्छे विद्यालयों की ओर नहीं जाता है, तो बालक की शिक्षा दीक्षा अच्छे से नहीं हो पाती है और बालक का जो बचपन है वो कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अधूरा रह जाता है और उसमें अभिव्यक्ति की उदात्तता नहीं आ पाती है। तो जो लोंजाइनस है यह कहता है शिक्षा दीक्षा के माध्यम से बालक में महान गुणों के उत्पन्न होने की प्रवृत्ति भी उदात्त सिद्धांत को जन्म दे सकती है। यदि ये नहीं हुआ तो उदात्त सिद्धांत की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और तीसरी बात वह ये बताता है कि अभ्यास अर्थात लगातार पठन पाठन अध्ययन के माध्यम से भी कम या क्षुद्र बुद्धि वाला व्यक्ति भी अपनी बुद्धि का विकास करके सबसे आगे जा सकता है। अर्थात लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत का मूल आधार भारतीय जो प्रतिभा व्युत्पत्ति और अभ्यास की प्रेरणा है उसी में समाहित है और वह भी इन्हीं तीनों बातों पर बल देता है। जैसा कि नंददास ने भी कहा था कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, कि अभ्यास करते करते जो जड़ बुद्धि हैं, जो मूर्ख हैं, वो भी सज्जन बन सकते हैं। क्योंकि एक आगे वो उदाहरण भी देते हैं कि रसरी आवत जाते हैं सिल पर परत निशान, कि रस्सी आते जाते पत्थर की गड़ारी पर भी निशान बना देती है। तो अगर मूर्ख व्यक्ति भी है तो यदि उसे अच्छे से अभ्यास कराया जाए तो वह श्रेष्ठ काव्य का निर्माण कर सकता है। लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत में मुख्य रूप से तीन बातें समाहित हैं। पहली बात है कि उदात्त अभिव्यंजना का उत्कृष्ट प्रकर्ष और उत्कृष्ट प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। फिर इसके बाद दूसरा मत यह देता है कि उदात्त कार्य अनुनय नहीं, सम्मोहन है। फिर इसके बाद तीसरी बात यह बताता है लोंजाइनस की उदात्तता सर्जनात्मक कौशल से भिन्न है। ठीक है छात्रों, देखिए इसमें जो मुख्य बात है वो ये है कि उदात्त सिद्धांत के तीन मूल बिंदु हैं कि उदात्त अभिव्यंजना का उत्कृष्ट प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है कि अर्थात जो हम अपनी बात करते हैं वह उत्कृष्ट बातों की अभिव्यक्ति का साधन है। अर्थात जितना उत्कृष्ट बोलेंगे हमें उतनी ही अधिक प्रशंसा मिलेगी। फिर आगे वह बताता है कि उदात्त कार्य अनुनय नहीं सम्मोहन है। यदि हम अच्छे कार्य करते हैं
और हम अच्छे काव्य की रचना करते हैं, अच्छा यदि हम बोलते हैं, तो हमारे काव्य को किसी से अनुनय विनय करने की आवश्यकता नहीं है कि ये मेरी किताब खरीद लीजिए। आपकी पुस्तकें स्वतः ही खरीदी जाएंगी। अर्थात सम्मोहन है, सबको मोहित करने की प्रवृत्ति आपके रचनात्मक कौशल में विद्यमान है, ऐसा लोंजाइनस कहता है। फिर आगे वह कहता है कि उदात्तता सर्जनात्मक कौशल से भिन्न है। अब देखिए, उदात्तता जो होती है वो सर्जनात्मक अर्थात प्रकृति से कहीं न कहीं भिन्न होती है। ये गुण हमें अपने से विकसित करने होते हैं। हम जितनी अच्छी शिक्षा का अध्ययन करेंगे, हम जितने अच्छे से रहेंगे, उतनी ही जितना ही किताबों का हम अध्ययन करेंगे, उतनी ही हमारी बुद्धि का विकास होता रहेगा। यह बताता है लोंजाइनस। और लोंजाइनस आगे कहता है कि उदात्तता का विकास क्रमिक नहीं, आकस्मिक होता है। और जो उदात्तता है वह बिजली की चमक के समान अचानक ही प्रकट होकर पूरे संसार को अपनी बुद्धि से प्रकाशमान कर देती है। जैसे उसने बिजली की चमक को क्यों दिया? देखिए, तत्कालीन समय जब लोंजाइनस था तब बिजली ऐसे नहीं हुआ करती थी जैसे हमारे समय में उपलब्ध है कि हम सब टीवी, पंखा इत्यादि देखते हैं, मोबाइल भी आप लेकर देख रहे होंगे। तो उस तरह की स्थिति नहीं। पहले बिजली कैसी थी कि रात्रि के समय में जब बरसात होती थी तो बरसात के बीच में बादलों की गड़गड़ाहट के बीच अचानक ही बिजली जमीन पर गिरती थी और वह चारों तरफ प्रकाश कर देती थी। उसी तरह से उदात्त सिद्धांत का मूल आधार भी है कि वह सिद्धांत कोई क्रमिक विकास नहीं करके आता है, आकस्मिक आता है। जैसे बिजली आकस्मिक रूप से चमकती है और तड़कती है, उसकी पहले से कोई योजना नहीं होती कि अचानक ही गिर जाएगी। आज के परिप्रेक्ष्य में लोंजाइनस को यदि हम देखें तो जैसे बिजली का तार है तो वह कब टूटेगा ये पहले से नहीं योजनाबद्ध होता कि अमुक समय पर टूटेगा। इसके लिए चाहे जब अचानक ही वह तार टूट जाएगा और बिजली गिर जाएगी। इस तरह की स्थिति का उदाहरण लोंजाइनस ने दिया कि उदात्तता का मूल आधार बिजली की चमक के समान अचानक ही प्रकट होना और पूरे संसार को अपनी चमक से आलोकित कर देना है। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे उदात्त सिद्धांत के स्रोत। अब देखिए, उदात्त सिद्धांत के 5 प्रमुख स्रोत लोंजाइनस ने बताए हैं। ठीक है, 5 प्रमुख स्रोत लोंजाइनस ने बताए हैं। पहला, महान धारणाओं की क्षमता, या गरिमामय रचना विधान या विषय की गरिमा। दूसरा, भाववेग की तीव्रता। तीसरा, समुचित अलंकार योजना। उत्कृष्ट भाषा। उत्कृष्ट भाषा। और 5वां, गरिमामय रचना विधान। देखिए, लोंजाइनस ने 5 तत्वों की चर्चा की है। ये 5 स्रोत हैं जो उदात्तता को जन्म देते हैं। अर्थात उदात्तता वहाँ उत्पन्न होती है जहाँ ये 5 बातें आती हैं। अब इसे लोंजाइनस के परवर्ती विचारकों ने इस रूप में बांटा है कि ये जो उपरोक्त 2 बातें हैं ये काव्य के अंतरंग तत्व हैं। ठीक है, अंतरंग तत्व। और इन तीनों को बहिरंग तत्व बताया है
अन्य विचारकों ने जो उदात्तता को जन्म देते हैं, और लॉन्जाइनस के अनुसार विरोधी तत्व भी हैं काव्य के। विरोधी तत्व कौन कौन से हैं? जैसे शब्दाडंबर, बचकानापन, अनुचित विस्तार, भावाडंबर, और भी कई बातें उसने बताई हैं लॉन्जाइनस ने। तो लॉन्जाइनस अगर पूछता है कि लॉन्जाइनस के उदात्त सिद्धांत का स्रोत क्या है, तो इन्हीं बिंदुओं के अंतर्गत आपको चर्चा करनी है कि उदात्त सिद्धांत के 5 प्रमुख स्रोत हैं। एक, महान धारणाओं की क्षमता, दूसरा भाववेग की तीव्रता, तीसरा समुचित अलंकार योजना, चौथा उत्कृष्ट भाषा, पांचवा गरिमामय रचना विधान, और विरोधी तत्वों के रूप में शब्दाडंबर, बचकानापन, अनुचित विस्तार, भावाडंबर आदि। अब देखिए, एक एक चीज की मैं चर्चा करूंगा कि एक एक चीज के बारे में किस तरह से लॉन्जाइनस ने अपने उदात्त सिद्धांत में चर्चा की है कि क्या क्या बातें महत्वपूर्ण होनी चाहिए उदात्त सिद्धांत के स्रोतों में। पहली जो बात है वो है महान धारणाओं की क्षमता, अर्थात महान जो बातें हैं हमारे अंदर और काव्य सर्जक के अंदर, काव्यकर्ता के अंदर ऐसी प्रवृत्ति का समावेश वह अपनी कृति में कर दे काव्यकर्ता कि हम जो पाठक हैं, हम उस रचना को पढ़कर एक महान धारणा बना लें, हमारे अंदर बड़ी बड़ी बातों का समावेश होने लगे, हम बड़ी बात करने लगें, हमें हमारी रचनाओं को पढ़कर जो अन्य व्यक्ति है वो हमारे तरफ से बोलने के लिए तैयार हो सके। इस तरह की बात महान धारणाओं में आती है कि जो क्षुद्र उद्देश्यों को लेकर रचनाएं की जा रही हैं वैसी बात न हो रचनाओं में। रचनाओं में कैसी बात हो? बड़ी बड़ी बात होनी चाहिए, महान धारणाएं। अर्थात जैसे ही यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप अपना 100% लगा दें, जिससे आपकी वाहवाही दूसरे कर सकें, आपकी धारणा की नकल कई लोग कर सकें। इस तरह की बात पर वो बल देता है और वह बताता है कि महान शब्द उन्हीं के मुख से निःसरित होते हैं जिनके विचार गंभीर हों। जिनके विचार गंभीर नहीं होंगे उनके मुख से महान विचार निःसरित हो ही नहीं सकते हैं। वह बताता है कि कवि जो होता है वह वाणी को श्रेष्ठ बनाकर अन्य लोगों के प्रति अपने आप को समर्पित कर सकता है। इस बात की उपस्थिति पर बल देते हैं, अर्थात कवि या सर्जक की ऐसी क्षमता जो पाठक को महान धारणाओं के प्रति, महान विचारों के प्रति आकर्षित कर सके। वह क्षमता काव्य की महान धारणाओं की क्षमता पर निर्भर करती है। फिर इसके बाद दूसरी बात भाववेग की तीव्रता। काव्य कवि या सर्जक जो है वह इस तरह के काव्य का निर्माण करे जो महानतम कृति के निर्माण में सहयोगी हो सके। और वह कहता है लॉन्जाइनस कि जो व्यक्ति है वह ऐसे भाव जो तीव्र, पवित्र, सत्यता और गुण पालक को सम्मोहित करने में समर्थ हों, ऐसी भावना का विकास
पाठक को अत्यंत ही तीव्र बनाता है। वो यहाँ भावना जोड़ने से तात्पर्य ये बताते हैं लोंजाइनस कि यदि हम किसी काव्य की रचना में प्रवृत्त हुए हैं तो हम ऐसे नायक को चुने जो गुणी हो, जो दूसरों के कष्टों को दूर करने वाला हो, सत्यवादी हो, पराक्रमी हो, वीर हो और सदाचारी भी हो, ताकि जो पाठक है वह इस तरह की सद प्रवृत्ति को अपने अंदर समाहित कर सके और अपनी भावनाओं को उस रचना के नायक के प्रति समर्पित कर सके। जैसे उदाहरण के रूप में यदि महात्मा गांधी हमारे देश को आज़ाद करा रहे थे तो उनके चरित्र का ऐसा अंकन हमारे सामने उपस्थित है कि हम अपनी भावनाओं को महात्मा गांधी की भावनाओं से जुड़ा हुआ पाते हैं। तत्कालीन समय में भी आपने देखा है कि आपके देश में ऐसे कई प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्हें आप अपने से जुड़ा हुआ पाते हैं, क्योंकि वो हमारे मन की बात करने वाले होते हैं। इस कारण से हम उन भावनाओं को जोड़कर उस राजा से देखते हैं और उसकी सभी बात को अपने स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। अगर हमारी स्वेच्छा नहीं होगी तो कोई भी सिद्धांत नहीं प्रकाशित हो सकता। बिना भावों के हम महान नहीं बन सकते हैं। ऐसा लोंजाइनस बताता है कि भाव वेग, भावों की ऐसी तीक्ष्णता जो अपने को उस उत्कृष्ट कथानक के नायक से जोड़ सके और क्षुद्र से क्षुद्र व्यक्ति को अपने में मिला सके, वह ऐसे भावनाओं का समावेश होना चाहिए। और आगे लोंजाइनस यह कहता है कि समुचित अलंकार योजना का समावेश होना चाहिए, अर्थात अलंकारों की ऐसी गूढ़ कुंभित योजना नहीं करनी चाहिए कि जिससे वह रचना बोझिल प्रतीत होने लगे। अलंकारों का सुंदर और उत्कृष्ट समावेश हो, जिससे पाठक यदि उन रचनाओं को पढ़े तो वह रचनाओं को पढ़कर अपने आप में उस तरह की योजना को समाहित कर ले। उदाहरण के रूप में यदि हम केशव की रामचंद्रिका को देखें तो केशव की रामचंद्रिका केवल अलंकारों के बोझ के कारण चर्चित नहीं हो पाई, जबकि उत्कृष्टता देखा जाए तो भाषा और भावों की दृष्टि से वह बहुत महत्वपूर्ण है। तो समुचित अर्थात उचित मात्रा में ही अलंकारों का उपयोग करना चाहिए, अर्थात काव्य की शोभा बढ़ाने वाले उतने ही अलंकारों का समावेश करें जिससे कि लगातार काव्य पढ़ने में सुरुचि बनी रहे। उत्कृष्ट भाषा और भाषा के संदर्भ में लोंजाइनस कहते हैं भाषा सहज, सरल, प्रवाहमयी और ओज गुण से युक्त होनी चाहिए। अब जैसे यदि हम किसी काव्य की रचना कर रहे हैं या किसी कहानी की रचना कर रहे हैं तो उसका जो नायक हो, यदि नायक राजा है तो उसकी भाषा श्रेष्ठ होनी चाहिए। यदि नायक मजदूर है तो उसकी भाषा में सरलपन होना चाहिए, ठेठपन होना चाहिए, अर्थात भाषा अत्यंत ही सरल होनी चाहिए। इस बात पर लोंजाइनस जोर देता है। फिर इसके बाद वह कहता है कि गरिमामय रचना विधान बिना महान उत्कृष्ट विचारों के रचना शुद्ध नहीं हो सकती है, रचना श्रेष्ठ नहीं हो सकती है। वह यह बताता है कि रचना में शब्दों, विचारों, कार्यों और रागों का ऐसा सुंदर समावेश हो जो पाठक की गरिमा के अनुरूप हो। पाठक जिस बात को समझने वाला हो उसी तरह की उत्कृष्ट शैली के माध्यम से उस ग्रंथ की कहानी आगे बढ़नी चाहिए।
अब उदात्त सिद्धांत के विरोधी तत्वों की चर्चा करते हुए लोंजाइनस ये बताता है कि शब्दाडंबर अर्थात बहुत सारे अनावश्यक शब्द काव्य में नहीं आने चाहिए, अर्थात किसी भी रचना में बड़े बड़े शब्द, बड़े बड़े सामासिक शब्द जिनके अर्थ ही सामान्य पाठक न समझ सके, ऐसे शब्दों का समावेश नहीं करना चाहिए। बचकानापन अर्थात काव्य में हंसी खिल्ली आदि का केवल यथास्थान प्रयोग हो, मनमानी प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो उस कहानी में जिसे सामान्य भाषा में टपोरीपन कहते हैं, इस तरह की प्रवृत्ति आ जाएगी, बचकानापन की प्रवृत्ति आ जाएगी। फिर इसके बाद वह कहता है कि काव्य में विरोधी तत्व क्या है कि अनुचित विस्तार, अर्थात विस्तार समुचित ढंग का होना चाहिए। अब कभी कभी विस्तार देने के लिए छोटी सी कहानी में बहुत सारे आभूषणों का उल्लेख कर दिया जाता है, बहुत सारी, अगर जैसे राजा के बारे में बताना है तो यह न कहे कि एक राजा था, अब जब कवि या सर्जक है वह बात बताना शुरू कर रहा है तो वह कहता है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसकी भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, उसके हाथ बहुत ही बलशाली हैं, उसके बाजुओं में भीम की गदा के समान शक्तियां हैं, उसकी आंखें अत्यंत ही तीव्र गति वाली हैं, उसका शरीर अत्यंत ही गठीला है, उसके पैर मोटे मोटे हाथियों से भी बड़े हैं, उसका शरीर गैंडे के समान मजबूत है। इस तरह से करते करते यही बताता रहे और अंत में कहे कि एक राजा था। ऐसा करके अनुचित यदि विस्तार दिया जाएगा तो वह रचना श्रेष्ठ रचना नहीं होगी, उसमें उदात्त तत्व नहीं आ पाएगा, वह रचना चर्चित रचना नहीं होगी। भावाडंबर अर्थात भावों का सुंदर समावेश नहीं हो सकेगा रचनाओं में, रचना में उत्कृष्ट भाषा और भाव भी समाहित नहीं हो सकेंगे। तो इस तरह से जो लोंजाइनस के काव्य सिद्धांत का स्रोत है यही है। अब इसके बाद लोंजाइनस जो है वह काव्य प्रकारों की चर्चा करता है कि उदात्तता के कितने प्रकार होते हैं, उसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा कि उदात्तता के प्रकार के बारे में वह बताता हुआ कहता है कि उदात्तता के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, अब मैं वो आपको बताने चल रहा हूँ कि वो 3 प्रकार होते क्या हैं कि सदोष उदात्त, सदोष उदात्त, अदोष उदात्त, सदोष उदात्त, अदोष उदात्त और इसके बाद विस्तारण उदात्त। अब देखिए 3 उदात्त की वो चर्चा करता है कि उदात्तता के 3 रूप होते हैं। सदोष उदात्त ऐसा होता है कि जिसमें दोष होता है काव्य में, फिर भी दोष उस रचना को बढ़ाता है। अब देखिए, अब इसे पढ़कर आप कहेंगे कि दोष भी काव्य की गरिमा को बढ़ाता है। कभी कभी यति गति समुचित अलंकार योजना छंद योजना का पालन करने के लिए यदि काव्य में दोष आता है तो वह काव्य की उदात्तता को बढ़ाने का कार्य करता है, ऐसा लोंजाइनस कहता है। अदोष उदात्त कुछ ऐसे काव्य होते हैं जैसे व्याकरण ग्रंथ संबंधी जो सर्जक जिन्होंने भी व्याकरण ग्रंथ लिखे हैं उसमें अदोष होता है। वैज्ञानिकता से संबंधित जितने भी ग्रंथ है उसमें दोष नहीं होता है, तो वो अदोष उदात्त के अंतर्गत आएंगे, उनकी भी उतनी गरिमा है। जैसे उदाहरण के रूप में कल्पनात्मक बातों की भी उतनी गरिमा है जितनी की अकल्पनात्मक अर्थात सैद्धांतिक बातों की गरिमा है। अर्थात सिद्धांत भी काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं। विस्तारण उदात्त कभी कभी क्या होता है कि विस्तारण उदात्त में सदोष और अदोष उदात्त एक साथ आ जाते हैं, अर्थात
यदि बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा रहा है तो कहीं कहीं संभवतः जो महान लेखक होता है वह कोशिश करता है कि उसके काव्य में दोष न आए, किंतु हम कितना भी अच्छा करना चाहें कहीं न कहीं उसमें कोई न कोई कमी रह जाती है। तो उस समय विस्तारण उदात्त काम में आता है कि वाक्य को विस्तार देने के लिए आया हुआ दोष विस्तारण उदात्त के अंतर्गत आएगा। विस्तारण उदात्त के संदर्भ में लोंजाइनस कहता है कि भाषण शास्त्र के ऐसे लेखक जिनसे विषय अलंकारिक शैलियों पर घटित हों, क्योंकि इनसे भाषा में कुछ न कुछ भव्यता आती है, उदात्त की यह स्थिति विस्तारण उदात्त कही जाती है, ऐसा वह बताता है। तो छात्रों, इस तरह से हमने इन बातों का अच्छे से अध्ययन किया और फिर इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि उदात्तता की विशेषताएं क्या क्या हैं। लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत की विशेषता, लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत की जो सबसे पहली विशेषता है वो यह है कि गुणों की महानता। लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत की पहली विशेषता है कि इसमें गुण की महानता का गान होगा, अर्थात लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत को पढ़कर यदि हम काव्य रचना करेंगे तो वह महान काव्य कहा जाएगा। फिर इसके बाद दूसरी उसकी महत्वपूर्ण विशेषता है उदात्त सिद्धांत की बिंब योजना, अर्थात किसी भी बात को हूबहू नकल करके वह लिखने की प्रेरणा नहीं देता है। वह कहता है कि भाव प्रतिबिंब के माध्यम से यदि काव्य लिखा जाएगा तो वह श्रेष्ठ काव्य होगा। फिर इसके आगे कहते हैं प्रतीक योजना, अर्थात प्रतीकों के माध्यम से किसी विशिष्ट प्रतीक को लेकर यदि हम रचनाएं करना शुरू करें तो वह रचना उत्कृष्ट और उदात्त भावों से परिपूर्ण होगी। फिर इसके बाद वो कहते हैं कि चंचल पदावली के माध्यम से उत्कृष्ट पदों का निर्माण किया जा सकता है। फिर इसके बाद वह कहता है कि सरल शब्दों के माध्यम से कठिन शब्दों को भी, सरल शब्दों के प्रयोग से कठिन बातों को सरल बनाया जा सकता है उदात्तता के इन गुणों के माध्यम से। तो छात्रों, आज हमने आपको लोंजाइनस के उदात्त सिद्धांत की चर्चा की। इस वीडियो को देखें और पूरा वीडियो देखने का प्रयत्न करें, क्योंकि बात तभी स्पष्ट हो पाएगी जब आप पूरा देखेंगे। यदि आप पूरा नहीं देखेंगे तो पूरी बात स्पष्ट नहीं हो पाएगी। तो ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।